हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। वो खबर ऐसी है कि वो न सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री हिंदुस्तान है, वहाँ पे भी उनके मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरें आ रही होती हैं। मैं खुद भी जा रहा होता हूँ और देख भी रहे होते हैं। ख़ैर एनीवे, एक खबर है तो मीडिया का काम है कि उस खबर को रिपोर्ट करना, और वो कर रहे हैं। इसके साथ-साथ एक खबर और है, और वो ये है कि इंडिया ने एक शिप बनाया था, विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। वहाँ पर मिग-29 ने सक्सेसफुली नाइट लैंडिंग की है। उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि जब ये हुआ था, ये नेवी के हवाले किया था, यानी इंडियन नेवल के हवाले हुआ था, उस वक़्त भी इसके ऊपर हमने शो किया था। अभी क्या नई डेवलपमेंट है, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट लेंगे इमरान खान साहब से, और उसके ऊपर बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर जो एनालिस्ट है डिफेंस के हवाले से, यकीनन आप सब जानते हैं, जनरल अश्विनी कुमार सिवाज साहब हमें जॉइन करें। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आप उनको देखते रहते हैं, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे भी आते रहते हैं, हमारे साथ भी हमें भी वक्त देते हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का और शो ज्वाइन करने का। थैंक यू फकर। अच्छा सर, एक चीज़ इमरान खान साहब से स्टार्ट लेते हैं, मिग-29 वाली स्टोरी पे तो जाएँगे, लेकिन आप एज़ ए, क्योंकि आप खुद फोर्सेज़ में रहे हैं, सर्व किया इंडियन आर्मी को एक बड़ी पोज़ीशन पे, लेकिन सर कैसे देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, या अभी उनका जिस तरीके से नो फ्लाई लिस्ट में उनके नाम, उनकी वाइफ़ का, बुशरा बीबी का नाम, और उनके 600-700 लोगों के और के नाम आए हैं। आपको लगता है कि ये क्या, कहाँ पे इमरान खान साहब की गलती, एस्टेब्लिशमेंट की गलती, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की गलती? क्या ऐसी चीज हुई है कि ये सारा कुछ, ये सीन इतना बड़ा क्रिएट हुआ? हाँ बिल्कुल, देखो फकर, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान को लेके आने वाली पाकिस्तान की आर्मी थी, जी, और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, ये सबको पता है। बिल्कुल। मगर जैसे जैसे वो उनको गवर्न किया, उनको भी शायद ऐसा लगने लगा वो पाकिस्तान की आर्मी से ज्यादा पावरफुल हो गए। देखो, हुँ, पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जो वो कहते हैं कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। क्योंकि पाकिस्तान में जो असली पावर है वो इस्लामाबाद नहीं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से फ्लो करती है। जी, और ये मैं बार बार कई बार चैनल में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो साइज है भारत से 1/7 है, पाकिस्तान की जो हाँ, पॉपुलेशन 1/8 है, मगर पाकिस्तान की जो आर्मी और डिफेंस फोर्सेज है वो 80% है भारत के। तो एक छोटा देश और इतनी बड़ी आर्मी, तो वो अपना वजूद करने के लिए एक आर्टिफिशियल और इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट कर रखी है भारत की तरफ से, जो कि जी, एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं होती। मगर राइट, सो इट बी, मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान की आर्मी जो है एक बहुत बड़ी पावरफुल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में। और 75 साल जो है पिछले, उसमें से आधे समय में पाकिस्तान की आर्मी ने डायरेक्ट रूल हाँ, किया बिल्कुल, है, और जिस टाइम उसने रूल नहीं किया है तो पीछे से रूल किया है। और ये भी, इनडायरेक्ट, हाँ, ये भी सच्चाई है, जो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जब इनडायरेक्ट रूल है, जब तक पाकिस्तान की आर्मी का उसके ऊपर एक प्रकार हाथ नहीं होता, कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से पाकिस्तान को आर्मी को लेने वाले, पाकिस्तान की आर्मी ही थी तो इमरान खान को लेके आई। मगर कुछ एक समय के बाद कहीं ना कहीं जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में हुँ, थोड़ा सा फ्रिक्शन आया, और मुझे लगता है वो फयाज हमीद को लेके जो DGISI थे, और वो उसको कंटिन्यू करना चाहते थे, और राइट, वो चाहते भी थे आने वाले समय में वो एक चीफ बने जनरल बाजवा के बाद, क्योंकि वो इमरान खान के बड़े नजदीक थे। और ये बिल्कुल, जनरल बाजवा को बिल्कुल पसंद नहीं था, और वहां से इनके आपस में फ्रिक्शन स्टार्ट हुई। और हुआ क्या फिर कि जनरल बाजवा, जिनको एक्सटेंशन दी थी इमरान खान ने, वही, और उनके बीच में काफी जो एक प्रकार से फ्रिक्शन हुई। और उसके अंदर जो जनरल आसिम मुनीर जो प्रेजेंट चीफ हैं, वो DGISI भी आए थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं इमरान खान के फैमिली के ऊपर, बुशार बीबी के ऊपर भी कुछ केस के लिए बात की थी। वहां पर भी इमरान खान और जो प्रेजेंट चीफ हैं उनके बीच में फ्रिक्शन आई, और उन्होंने प्रेशर डाला जनरल बाजवा पे, इमरान खान ने, और इनको जनरल आसिम मुनीर को DGISI से हटाया। इसका मतलब जो जनरल आसिम मुनीर और जो इमरान खान के रिलेशन बहुत खराब थे। और अब जो 9 मई को हुआ, अभी तक तो सब ठीक था, जो 9 मई को हुआ, मुझे लगता है कि इमरान खान की पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि ये किसी पाकिस्तानी को लाइक नहीं कि आप अपने कोर कमांडर, जिसको जीना हाउस बोलते हैं, उसको आप जाके डैमेज करें, प्रॉपर्टी को करते हैं, या आप जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में
आप जाके एक प्रकार से दंगा फसाद करें, या आपका जो पंजाब रेजिमेंटल सेंटर है उसको भी डैमेज कर दिया, एक एयरफोर्स स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया। तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे लगता है ये एक रेड लाइन थी, ये कहीं ना कहीं हम्म, गलती से क्रॉस कर दी इमरान खान ने। और इससे जो पाकिस्तान की आर्मी, जिसके अंदर कुछ डिवीजन था, वो भी खत्म होगा। अब पाकिस्तान की आर्मी इकट्ठी आ गई कि ये नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते कि पाकिस्तान की आर्मी जिसपे उंगली नहीं उठा सकता पाकिस्तान में, हम्म, आज उसका एक कोर कमांडर के घर में वो जो भी पूरे वर्ल्ड में देखा बिल्कुल, गया है किस यस, प्रकार से वो लोगों के साथ मिसबिहेव भी हुआ। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती होगी। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान की आर्मी जो है बिल्कुल पीछे जा रही है। जो लोग इन्वॉल्व थे 9 मई में, इससे पीटीआई के जो फर्स्ट क्लास लीडर्स हैं और सेकंड जी, स्ट्रिंग लीडर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। जिस प्रकार से फवाद चौधरी छोड़ के सिराज छोड़ बिल्कुल, दिया, और क्योंकि उनको डर लग रहा है कि हो सकता है उनको के ऊपर भी दबोचा जाए। और ऐसे में मैं मानता हूं इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत है। अगर बिल्कुल, आप अब इलेक्शन हो तो अभी भी जीत सकते हैं, मगर इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती इमरान खान को। पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट के साथ तालमेल है। ये इलेक्शन इस साल मुश्किल है, होंगे भी तो एंड में होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन और जो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं इसको स्वीकार करेगी, क्योंकि बहुत हालात खराब हैं। तो हुँ, ऐसे में आज की तारीख में जिस प्रकार से इमरान खान की पार्टी ने 9 मई को किया, वो लगता है बहुत बड़ी गलती हुई है। और इसके ऊपर प्रेशर डाल के कहीं ना कहीं इमरान खान को आइसोलेट करेंगे। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है सरवाइव भी करके वो माइनस इमरान खान होगी। इतना प्रेशर होगा, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो वहां से उनको जाना पड़े, छोड़ के देश, क्योंकि जिस प्रकार से उनको नो फ्लाइंग लिस्ट में तो डाल दिया है। मगर अब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी इलेक्शन नहीं चाहती। एक तो फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जी, खराब है, और एक वो नहीं चाहते कि इमरान खान दोबारा आए। पाकिस्तान की आर्मी, जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के रिलेशन तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में वो कैसे अलाउ करेंगे कि इमरान खान दोबारा आ जाए। तो इसमें देखने में ऐसा लगता है जी, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन काफी इस तरीके से नजर आ रही है कि अभी काफी लोग इनके ट्रायल होगा, आर्मी कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। आर्मी जी, कोर्ट में अगर ट्रायल होगा तो इनको सजाएं भी बहुत ज्यादा मिलेंगी। बिल्कुल, और डर के मारे लोग, जो समुद्र में जहाज डूबता है तो लोग छोड़ के भागते हैं, तो कुछ बिल्कुल सही, ऐसा ही बिल्कुल हो एग्ज़ैक्टली रहा है। एग्ज़ैक्टली हाँ, अच्छा सर एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि एस्टेब्लिशमेंट हम वर्ड सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं सुनते, अमेरिका के हवाले से भी लोग कहते हैं कि इस किस्म की चीज़ है। पाकिस्तान में शायद बहुत ज़्यादा है, मैं ये कहूँगा मैं उसका कंपैरिज़न अमेरिका से तो नहीं कर रहा। हो सकता है इंडिया में भी किसी लेवल पे हो लेकिन शायद इन्फ्लुएंस ना हो उसका, लेकिन एक होता है क्योंकि मुल्क को चलाने के लिए भी कहते हैं कि ये इनका होना बड़ा ज़रूरी होता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका करना इनका काम होता है। लेकिन सर ये वाली चीज़ है कि पार्टियाँ बनाएँ, पार्टियाँ तोड़े, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करे, इसको लाना है, इसको ले जाना है, इसको करना है, कितना नुकसान पहुँचाता है एक इंस्टीट्यूशन को क्योंकि आप खुद ऑफिसर रिटायर्ड हैं इंडियन आर्मी से। कोई इंस्टीट्यूशन अगर इस तरह का लेट्स सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ इंडियन आर्मी की अगर इस किस्म की कभी उन्होंने किया नहीं है, आप लोगों की हिस्ट्री है 75 1947 से 2023 तक, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशन को या कंट्री को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ से? बहुत बड़ा नुकसान। देखो, सच्चाई यह है कि ये भारत की कुछ किस्मती भी है कि या भारत की फौज जो है अपॉलिटिकल रही है शुरू से, बिल्कुल, और हमारी डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी सेट होगी। देखो, बिल्कुल। भारत की फौज या किसी भी फौज का काम है एक्सटर्नल एग्रेशन से लड़ना, ना कि जी, इंटरनल पॉलिटिक्स में ध्यान देना। जो भी फौज इंटरनल पॉलिटिक्स में आ गई उसका हुँ, पट्टा गोल हो जाएगा, वो बिल्कुल। कभी भी प्रोफेशनल फौज नहीं रहेगी। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 1959 से ही एक प्रकार पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई, उसको फौज आ गई, और फौज एक के बाद कू करती गई। तो 1969 में आई, फिर 1977 में आई, और फिर 1988 और 89 के जो मुशर्रफ आए। तो मतलब यह है कि पाकिस्तान की आर्मी जो एक प्रकार इन्वॉल्व होगी धीरे धीरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फिर वो प्रोफेशनल नहीं रही। और पाकिस्तान की फौज जो है
वो एक लड़ने के काबिल होती है। अगर वो पॉलिटिक्स में आएगी और एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, वो नहीं कर पाएगी। और ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन का एक वजह यह भी है जी, कि ज्यादातर टाइम में पाकिस्तान की आर्मी गवर्न की। मगर अब पाकिस्तान की आर्मी को समझ आ गया है कि वो रूल नहीं कर पाएगी बिल्कुल, पाकिस्तान को, और उसको एक चीज है, इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी कभी कू नहीं करेगी। उसको पता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब तो वो होगा नहीं, पर ये होता गा। इससे इकोनॉमी में बड़ा फर्क। अभी जो हम भारत के साथ इसका तुलना कर रहे थे, भारत की जो सबसे खुशकिस्मती है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, बड़ा अच्छा बना। हमारी जो हुँ, जिस प्रकार से तालमेल है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फौज का, हमारी फौज शुरू से अपॉलिटिकल, नॉन राइट, रिलीजियस अपॉलिटिकल रही है। उसका कोई लेना देना नहीं है किस कौन सी गवर्नमेंट आई है। गवर्नमेंट ऑफ द डे को सर्व करते हैं। और बिल्कुल, इसी के कारण भारत की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। ये यस, फकर की बात है, फकर कि आज हम फोर्थ या, लार्जेस्ट आर्मी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो बहुत यस, इंपॉर्टेंट। और आने वाले कुछ एक समय में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के। बिल्कुल, और देखो एक सच्चाई है, 1960 तक जो पाकिस्तान की जीडीपी भारत से अच्छी थी, क्योंकि बिल्कुल, जो पाकिस्तान को इलाका मिला है वो बहुत फर्टाइल था यस, बिनिस्बत भारत के। बिल्कुल मगर ठीक, जब से वो एक टेररिज्म का साथ दिया पाकिस्तान ने, और एक कहीं ना कहीं गलती से पाकिस्तान की आर्मी बार बार कू करती गई, उससे क्या है, पूरा पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्ट्रक्चर हुँ, बिल्कुल खत्म हो गया। और उसी के कारण आज पाकिस्तान के अंदर ये हालात है। मैं भी यस, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आज की जी, तारीख में पाकिस्तान का जो 180 बिलियन डॉलर का कर्जा है, और जो इन्फ्लेशन रेट आज 47% है, यस, और बिल्कुल, फॉरेन रिजर्व जी, 4.1 बिलियन डॉलर है, जो कि एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता। पाकिस्तान का रुपी 78% गिर गया एक साल हाँ, में। आज $1 300 से ज्यादा है। बिल्कुल, और सच्चाई ये है कि आटा दाल चावल के रेट ₹300 केजी से ज्यादा है। स्काई रॉकेटेड है, गैस ऑयल और फर्टिलाइजर के रेट भी आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में एक तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऊपर से इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब है। आईएमएफ अब लोन नहीं दे रहा, क्योंकि वो कहता है गैस ऑयल के अंदर सब्सिडी कम करें, और पाकिस्तान की आर्मी का डिफेंस बजट करें स्पेशली। देखो सबसे बड़ी और गलती क्या है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान की आर्मी वहां पर बिजनेस करती है। जो हुँ, फौजी फाउंडेशन है उसका जो एक प्रकार बजट $68 बिलियन, वो जो सीमेंट से लेके आपकी टूथपेस्ट तक, रियल स्टेट से लेके बैंक सभी में चलता है। और उससे एक पैरेलल गवर्नमेंट चला दी, पैरेलल इकोनॉमी, और वो टैक्स देते नहीं है। तो ये इसके कारण भी जो आपके हुँ, दूसरे कंपटीटर हैं वो काम नहीं कर पाए। ये भी आईएमएफ ने शर्त रखी है कि आप इस पे टैक्स लगाएं, ये किसी की हिम्मत नहीं। तो बिल्कुल सच्चाई सच, ये है, आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी बोल्ड हो रहा है। अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है, भारत के साथ भी कोई खास अच्छे रिलेशन नहीं है। बिल्कुल, ऊपर से यूएई और सऊदी भी कोई लोन देने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार चाइना भी कोई गारंटी नहीं दे रहा। आईएमएफ भी लोन देने को तैयार नहीं, जब तक वो आप सब्सिडीज या हुँ, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर आप टैक्स नहीं लगाएं। तो ये देख के मुझे लगता है पाकिस्तान की जो हालात है वो बहुत ही खराब है और नाजुक हैं फकर। ठीक, अच्छा जनरल साहब अब तो रुख करेंगे पाकिस्तान से टूवर्ड्स इंडिया। आईएनएस विक्रांत ये आज से कुछ महीने पहले इंडियन नेवी में शामिल हुआ और अभी उसमें पहली लैंडिंग की मिग 29 ने जो नाइट टाइम में, क्योंकि डे टाइम में भी वैसे लैंडिंग, क्योंकि इस तरह की उसपे क्योंकि मूवमेंट होती है, मैं जो थोड़ा बहुत देखता हूँ या समझता हूँ, तो उसमें लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और उसी के वो पायलट ने उसी को फॉलो करना होता है। लेकिन नाइट में फिर वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कितनी बड़ी कामयाबी है सर, क्योंकि ये जो शिप कैरियर है, दुनिया में शायद 6 या 7 कंट्रीज़ है दुनिया के जिनके पास ये अवेलेबल है, जिसमें से एक इंडिया भी अब शामिल है। हाँ बिल्कुल, फ़कत देखो एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि भारत ने सबसे बड़ी, भारत की तरक्की का क्या है कि भारत ने अपना मन बना लिया है कि हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब से गवर्नमेंट आई है 9 साल से, कि हम ज़्यादातर हथियार भारत में बनाएंगे। और जी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड,
तो ये बड़ा फर्क पड़ा। सच्चाई है, जब मैं भी फौज में था, हम ज्यादातर 60 से 70% सामान रूस से खरीदते थे, कुछ सामान हम फ्रांस से, कुछ अमेरिका से, और बहुत कुछ कम सामान भारत बनाता था। मगर अब बिल्कुल बदल गया है। भारत ने जो ज्यादातर सामान अब 60 से 70% भारत खुद बना रहा है। भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बताया आपने, विक्रांत बिल्कुल। बना दिया। हम तेजस मार्क 1 और 2 बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। हमने ब्रह्मोस मिसाइल बना दी, हमने आकाश मिसाइल बना दी, हमने नाग मिसाइल बना दी। मतलब कि आज सबमरीन, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसके बाद टैंक्स, ये सब चीजें भारत खुद बनाएगा, भारत बाहर से नहीं खरीदेगा। अब जब बात आती है एयरक्राफ्ट कैरियर की, आपने बहुत ठीक बोला, ये 5-6 देश ही वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल। जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो है अमेरिका के पास। बिल्कुल। भारत के पास पहले जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, आईएनएस विक्रांत था, वो हमने लिया था यूएस से, यूके से। वो जो था डीकमीशन होगा। अब हमने उसी नाम पे खुद बनाया है आईएनएस विक्रांत, और हमारे पास एक आईएनएस विक्रमादित्य है जो हमने रूस से लिया था। मगर जो अब हमने आईएनएस विक्रांत बनाया, वो पिछले साल कमीशन हुआ, और वो अभी अरेबियन सी में है। जी। वो इंडिजिनस बनाया गया है, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत ने इतना अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर जो खुद बना दिया, ये किसी को 10-15 साल पहले विश्वास भी नहीं हो सकता था बिल्कुल। कि भारत बना सकता है। अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर किस प्रकार के जहाज रखे जाएंगे, यस, क्योंकि बिल्कुल। ये जो जहाज है, आपने बहुत अच्छा बताया था, इनका लैंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सी भी एक प्रकार से कई बार जो है मूवमेंट। रफ होगा। बिल्कुल। उसके बाद जो शिप भी चल रही है और एयरक्राफ्ट भी चल रहा है, इस बिल्कुल। तालमेल से उसका लैंड करना, इसके लिए काबिलियत और क्षमता, और उसके बाद जो डेक होता है वो भी बहुत छोटा होता है। तो एग्जैक्टली। इसमें दिन में और रात की लैंडिंग के लिए लैंड करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए, उसके लिए एयरक्राफ्ट। जो हमारा आईएनएस विक्रमादित्य है, तो हम वहां पर मिग 29K का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि रशियन है। और जी। इसी को अभी हमने जो रशियन मिग 29K का इस्तेमाल करके आईएनएस विक्रांत पे भी लैंडिंग करी है, और ये अरेबियन सी में, और वो सक्सेसफुल की है। मगर एंड में हमने वहां पर, हो सकता है हम रफेल एम, जो हमने हम्म। फ्रांस से खरीदा है रफेल, उसका जो एम है वर्जन, उसके पास जाए कि वो ज्यादा आधुनिक है। क्योंकि आने वाले समय में हम शायद तेजस के का वर्जन जी, जी। बढ़ाएंगे, मगर अभी शायद ऐसा सुनने में आया रफेल एम में भी जाएं। मगर जो अब हमने मिग 29K की है, बड़े काबिल तारीफ है, बहुत ही सक्सेसफुल रात को लैंडिंग हुई। तो मैं यही बताने की कोशिश करूंगा फकर अपने व्यूअर्स जी। को, कि जी। भारत अब ऐसा देश बन गया है कि वो जो मैक्सिमम सामान अपना खुद बना रहा है। और यही नहीं, कॉन्सेप्ट है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों की अभी बड़ी डिमांड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, हम्म। साउथ अफ्रीका। हमारा जो तेजस मार्क 2 है, वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसको भी बहुत देश खरीदना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो नाग मिसाइल है, हमारी आकाश मिसाइल है, हमारा जो एक प्रकार से हम्म। बाकी बस्त्रबंद गाड़ियां हैं, टैंक्स है। तो ये एक बदला हुआ भारत है। ये एक ऐसा भारत है कि हमने 2 कॉरिडोर बना दिए हैं, डिफेंस कॉरिडोर, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, जी। एक यूपी के अंदर जो नॉर्थ में कॉरिडोर, एक साउथ में बेंगलोर पे। तो ये सच्चाई है कि भारत अब ज्यादातर हथियार खुद बनाएगा, और यही नहीं, भारत जो है दूसरे देशों के लिए भी बनाएगा। फकर बिल्कुल। जन साहब, ये वाली चीज़ कि मेक इन इंडिया, कि अपने मुल्क में चीज़ बना के यकीनन उसका जो आपकी कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सेकेंडली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी अपनी होती है। द थर्ड थिंग इज़ कि आपका जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ मिल रही होती है। और फोर्थ एंड लास्ट वन जो है वो ये है कि आपको फ़ॉरेन रिजर्वायर मिल रहा होता है, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ आप अपने लिए फिर नहीं बनाते, बल्कि बाकी दुनिया भी, बहुत सारी दुनिया के ममालिक इस तरह के हैं कि वो ये चीज़ें ख़रीदने में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, और वो आपको एक अच्छा खासा पैसा उसके लिए पे करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये चारों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री की भी तरक्की के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, और उसको आगे बढ़ने के लिए। और जो शिप कैरियर है, किसी भी नेवी
क्योंकि अगर यूएस को हम देखते हैं तो यूएस की स्ट्रांग होने की और कोई वजह नहीं है। फौज सबकी फौज है, हर मुल्क के पास अपनी फौज या अपनी आर्मी मौजूद होते हैं। उनके इन एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से कि वो दुनिया के किसी भी पानियों में जाके और वो खड़े होते हैं और वहां से पूरा एक बेस जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। वहां से ड्रोन भी उड़ते हैं, वहां से वो बड़े बड़े उनके जो जेट फाइटर्स हैं वो भी उड़ते हैं, और वहां पे एक पूरी, जिसे कहते हैं कि एक पूरी रेंजमेंट वहां पे मौजूद होती है, पूरा सेंटर बना होता है। तो ये चीजें आज के मॉडर्न दौर में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। मेरे ख्याल में इंडिया के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा दिन है और एक बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि एशिया में इस तरह का करना चाहिए। चीन इससे पहले कर रहा था, अब हिंदुस्तान भी इस क्लब में जो है वो शामिल हो चुका है। जनरल साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो मैं ज्वाइन किया। इसमें जी जी फकत प्लीज सर। दो जी बातें। सर, जी 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 एक प्लीज। तो आपने बताया कि आज यूएस बहुत बड़ी नेवी है और बहुत ही आधुनिक नेवी, इसमें कोई नहीं। सबसे ज्यादा शिप चीन ने बना ली हैं, जी मगर जो क्वालिटी है उसके हिसाब से बिल्कुल, सबसे ज्यादा अच्छी अमेरिका की है। नो और डाउट, अभी नो डाउट। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। जो पॉइंट बोला कि एयरक्राफ्ट कैरियर अनसिंकेबल, जो एक प्रकार से आपकी एयरफील्ड है जो कि बिल्कुल, समुद्र में चलती है, इसका कितना फर्क पड़ता है कि जब ताइवान के ऊपर लड़ाई का डर है कि चीन यस, कहीं हमला कर दे, तो जी दो बिल्कुल, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हरदम छोड़े हुए हैं उसने इंडो पैसिफिक के, यूएसएस निम्तिन और यूएसएस रोनाल्ड रीगन। और ये बिल्कुल। सच्चाई है कि आने वाले समय में जितनी भी मोस्ट पावरफुल नेवी होंगी वो दोनों रखेगी। एक तो न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन, भारत हुँ, दोनों की तरफ जा रहा है। भारत न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी बढ़ा रहा है, और इसके बाद हम 3 ओके, एयरक्राफ्ट कैरियर रखेंगे, जो कि 2 हरदम तैयार रहे, एक वो रिपेयर में रहे। एक हमारा ओके, अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल। ये भारत ओके, का आने वाले सोच विचार है। और बिल्कुल, दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा बोला था कि हम अपना सामान खुद बढ़ाएंगे, और जो हम अब बना नहीं सकते, अगर हम बाहर से लें उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेंगे। जैसे मैं एग्ज़ैक्टली, एग्जांपल देता हूं, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर हमने अमेरिका से ली, उसकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमें हमारा महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। इसी प्रकार K913 सेल्फ प्रोपेल्ड गन हमने कोरिया से ली, साउथ कोरिया से, उसको हमारा L&T बना रहा है। तो इसका ज़बरदस्त, मतलब यह है कि हम सारे हथियार भारत में बनाएंगे, और जो नहीं बना सकते उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत में बनाएंगे, जिससे बिल्कुल। भारत में एम्प्लॉयमेंट आएगा, R&D बढ़ेगी, और आने वाले समय में भारत अपने ही लिए हथियार नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी बना सकेगा, जिससे फॉरेन रिजर्व भी ऑन कर पाएगा। फकत बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जन साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उनकी इकोनॉमी और उनकी फ़ोर्सेस जब बढ़ती है, तो यकीनन उसके लिए सारा कुछ करना पड़ता है, तो तब जाके आप जो टॉप के 5 या 7 या 8 कंट्रीज़ होते हैं वर्ल्ड के, उसमें आपका नाम आता है। जनरल साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, वॉचिंग दिस। थैंक यू।